Hello students, a very good morning to all of you and I hope you all are fine and fit at home, doing your work properly, regularly. Students, आज हम क्लास 11th में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे पीरियोडिक टेस्ट से रिलेटेड होंगे। एज यू नो कि हमारा जो पीरियोडिक टेस्ट का सिलेबस है उसमें हमारी फर्स्ट यूनिट से दोनों चैप्टर मैंने आपको दिए हैं, सेकेंड यूनिट है जो उससे हमने थर्ड चैप्टर लिया है, तो तीनों ही चैप्टर्स का हम ऑलरेडी रिविजन कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द सिलेबस। हमारे जो सिलेबस आपको पीरियोडिक टेस्ट का दिया गया है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे कंप्लीट सिलेबस से, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बारे में आज हम थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू अवर क्लास। फर्स्ट, एंथ्रोपोलॉजी। सबसे पहले आई टेल यू अबाउट एंथ्रोपोलॉजी कि एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है। A discipline which studies human culture and evolutionary aspects of human biology। देखो, जो एंथ्रोपोलॉजी होती है उसमें क्या होता है कि ह्यूमन जो बायोलॉजी होती है, मनुष्य की जो जैविक अवस्था होती है उसकी स्टडी की जाती है, साथ में ह्यूमन कल्चर, मनुष्य की जो सांस्कृतिक कह सकते हैं, मनुष्य की जो सांस्कृतिक चीजों की स्टडी करना भी किसके अंडर में आता है, एंथ्रोपोलॉजी के अंडर में आता है। एंड इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स, साथ में उसके विकास से संबंधित, उसके जो विकास क्रम का जो अध्ययन है वो भी किसके अंडर में आता है, एंथ्रोपोलॉजी के अंडर में आता है। तो एंथ्रोपोलॉजी को जब हम अगर टोटल हम एक चीज के रूप में बताएं कि एंथ्रोपोलॉजी होती क्या है, तो एंथ्रोपोलॉजी है स्टडी, किसकी स्टडी करते हैं इसमें हम, ह्यूमन कल्चर की, साथ में एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स, जो उसकी विकास क्रम की जो अवस्थाएं हैं कि किस प्रकार से मनुष्य का जो विकास था वो हुआ था उसकी, और साथ में ह्यूमन बायोलॉजी की, यानी कि मनुष्य की जो जैविक प्रक्रियाएं थी, जो जैविक कह सकते हैं चीजों के बारे में उनकी स्टडी करना, वो क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन, एंड दैट इज डिफरेंस बिटवीन होमो एंड ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बीच में और होमो के बीच में। होमो का मीनिंग क्या है, होमो का मीनिंग है मनुष्य या मैन कह सकते हैं। साथ में ऑस्ट्रेलोपिथिकस के डिफरेंस के बीच में देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन होमो एंड ऑस्ट्रेलोपिथिकस इज दैट द फॉर्मर हैज ए स्मॉलर ब्रेन। कि जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे उनका जो ब्रेन था वो कैसा था, वो स्मॉलर ब्रेन था, उनका जो दिमाग था वो कम था साइज में, साथ में हैवियर जो उनके जो जबड़ा था वो बहुत ज्यादा बड़ा था, बहुत ज्यादा हैवी था। अब इसके बाद एंड लार्जर टीथ, और उनके जो टीथ थे उनका जो साइज था वो कैसा था, वो बहुत बड़ा था देन होमो, होमो की अपेक्षा। हम डिफरेंस देख रहे हैं बिटवीन होमो एंड ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के जो जबड़े थे वो कैसा था, बहुत भारी था, उसके जो टीथ थे वो कैसे थे, बहुत लंबे थे, साथ में उसके जो ब्रेन का जो साइज था वो स्मॉलर था, किससे, होमो से। यानी कि इससे क्या मीनिंग निकलता है कि जो होमो थे उनका ब्रेन का साइज भी थोड़ा बड़ा था, साथ में उनका जो जबड़ा था उसने पूरी कह सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से नहीं, बट ऑस्ट्रेलोपिथिकस से अच्छी शेप आ चुकी थी। साथ में उसके बाद हमने देखा उसका जो ब्रेन था वो थोड़ा बड़ा था, उसके जो टीथ थे उनमें भी डिफरेंसेस था। तो ये डिफरेंस हम देख रहे हैं किस किस के बीच में, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बीच में और होमो के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सेकंड चैप्टर से हमने क्वेश्चन लिया है मेसोपोटामिया पीपल डिवाइड टाइम, कि मेसोपोटामिया के बारे में हमने रिवाइज किया था कि जो सिविलाइजेशन थी बहुत ही समृद्ध और विशाल सिविलाइजेशन थी, इसके बारे में हम रीड कर चुके हैं। बट हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया ने वर्ल्ड को भी बहुत ज्यादा कुछ दिया है, हर फील्ड में कहीं ना कहीं देख सकते हैं। जब उनका टाइमिंग की कह सकते हैं, साथ में उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में, साथ में कह सकते हैं राइटिंग स्किल में, सिटीज लाइफ के रूप में, कहीं ना कहीं जो मेसोपोटामिया के कह सकते हैं जो देन है वर्ल्ड को वो बहुत ज्यादा है। अब इसमें हम देखने वाले हैं मेसोपोटामिया के पीपल थे, उन्होंने अपने टाइम को किस प्रकार से डिवाइड किया हुआ था, यानी कि वो टाइम समय को उन्होंने कैसे डिवाइड किया हुआ था। तो इसमें हम देखते हैं मेसोपोटामिया के बारे में जब बात करते हैं कि जो उनका डिवीजन था टाइम का वो आज के प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग ही था, यानी कि प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग हम ये मान सकते हैं कि जो आज का हमारा प्रेजेंट टाइम है वो किसकी देन है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की देन है। तो इसमें देखते हैं कि देयर डिवीजन ऑफ टाइम वाज बेस्ड ऑन द रिवोल्यूशन। जो हमारी अर्थ की सभी को पता है कि दो जो मोशन होते हैं, जो दो गतियां होती हैं, एक रोटेशन एंड सेकेंड इज रिवोल्यूशन। तो उनके ऊपर बेस था, उनका जो टाइमिंग का जो वो था वो रिवोल्यूशन के ऊपर बेस था। ऑफ मून अराउंड द अर्थ, यानी कि रिवोल्यूशन ऑफ मून, समय की जो रिवोल्यूशन थी अर्थ के चारों तरफ जो घूमने की प्रोसीजर थी उसके ऊपर उन्होंने अपने टाइम को बेस किया हुआ था। अकॉर्डिंग टू दिस रोल ऑफ द ईयर वॉज डिवाइडेड इंटू 12 मंथ्स।
आज के प्रेजेंट टाइम में भी हम देखते हैं कि हमारा जो 1 ईयर होता है वो कितने मंथ्स में डिवाइड होता है, 12 में। तो सेम एज इट इज यही प्रोसीजर थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में कि उन्होंने एक साल को 1 ईयर को डिवाइड किया हुआ था 12 मंथ्स में। उसके बाद 1 मंथ इंटू 4 वीक्स, और जब एक जो पूरा मंथ होता था उसको वीक बनाए हुए थे 4 वीक्स में। नेक्स्ट इज 1 डे इंटू 24 आवर्स, और एक दिन कितने घंटों में डिवाइड था उनका, 24 घंटों में। एज इट इज प्रोसीजर जो कि हमने आज अपना रखी है वो हमें कहाँ से मिली है, वो हमें मिली है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से। एंड 1 आवर इंटू 60 मिनट्स, और 1 घंटे को उन्होंने कितने मिनट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ था, 60 मिनट्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के जो पीपल थे, जो लोग थे, उन्होंने अपनी टाइमिंग की जो सेटलमेंट की हुई थी वही की वही प्रोसीजर आज पूरे वर्ल्ड ने अपना रखी है। किस प्रकार से, और उन्होंने इसको किसके ऊपर बेस किया था, मून की रेवोल्यूशन के ऊपर, जो कि किसके अराउंड थी, अर्थ के अराउंड थी, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो प्रोसीजर थी मून की उसके ऊपर। किस प्रकार से, एक साल को उन्होंने डिवाइड किया 12 मंथ्स में, उसके बाद 1 मंथ को उन्होंने डिवाइड किया 4 वीक्स में, उसके बाद जो 1 डे है 1 डे को 24 आवर्स में, और 1 आवर को डिवाइड इनटू 60 मंथ्स। तो इसी प्रकार से आज की प्रोसीजर जब हम देखेंगे तो हमारा 1 ईयर है जो वो किस में डिवाइड है, हमारा एक साल कितने 12 मंथ्स में डिवाइड है। तो कह सकते हैं मेसोपोटामिया की जो किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी एरियाज में जो उन्होंने विश्व को देन दी है, वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को आज उसको यूज कर रही है। तो हमने देखा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का टाइप का किस प्रकार से उन्होंने डिवाइड किया हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के बारे में हमने बात की थी, बहुत ही वास्ट विशाल जो साम्राज्य था जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था। उसमें यूरोप था, एशिया का वेस्ट पार्ट, और साथ में था अफ्रीका का नॉर्थ पार्ट। तो जो रोमन एम्पायर था वो किसमें, 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ एक बहुत ही विशाल साम्राज्य था। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी विल रीड अबाउट डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, कि रोमन एम्पायर का जो डिक्लाइन था, जो उसका पतन था, वो किस प्रकार से हुआ, क्या क्या ऐसे रीजन हुए जिसके कारण जो ये रोमन एम्पायर था वो उसका पतन हुआ। इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट, वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ डिक्लाइन रोमन एम्पायर वाज इंपेरियलिज्म। देखो सबसे पहले बात हम जब करेंगे इसमें, तो जब मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि रोमन एम्पायर के साथ साथ दूसरा जो एम्पायर वहां पर स्टैब्लिश था, जो उसके साथ कह सकते हैं उसके एनिमी के रूप में था, वो था ईरान। तो कहीं ना कहीं जो इंपेरियलिज्म की जो साम्राज्यवाद की प्रोसीजर थी, जो भावना थी दूसरे कंट्रीज की, दूसरे देशों की, दूसरे साम्राज्यों की, वो मेन कारण बनी थी रोमन साम्राज्य के पतन का। तो सबसे पहला फर्स्ट हम देखेंगे कि जो इंपेरियलिज्म था, जो साम्राज्यवाद था, वो सबसे मेन कारण था किस चीज का, रोमन साम्राज्य के पतन का। क्योंकि जब वहां पर धीरे धीरे कहते हैं कि जो सिचुएशन चेंज होती गई, तो वहां पर डेमोक्रेसी नहीं रही, और डेमोक्रेसी कह सकते हैं कि बिल्कुल ही खत्म होती चली गई थी, और साम्राज्यवाद की जो भावना थी वो कहीं ना कहीं आपस में सभी कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर कैप्चर करने की जो प्रोसीजर थी वो उनके अंदर वो भावनाएं आ चुकी थी। तो इसके कारण कह सकते हैं कि जो इंपेरियलिज्म था वो मेन कॉजेज था डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर। सेकेंड रीजन देखते हैं इसका, रोमन एम्पायर ऑल्सो डिक्लाइन ड्यू टू द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड करप्शन। दूसरा रीजन क्या था इसका, दूसरा रीजन था करप्शन का, या फिर हम इसमें कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो उनके अंदर जो राजनीतिक जो कह सकते हैं लोग थे, जो पावर में आने के लिए एक दूसरे को कह सकते हैं कि हराने की कोशिश में लगे हुए थे, वो भी एक मेन रीजन था रोमन साम्राज्य के डिक्लाइन के। साथ में करप्शन था, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा फैल गया था, कह सकते हैं कि नीचे के ऑफिसर से लेके और जो सिस्टम था उनका पूरा पॉलिटिकल सिस्टम पूरा का पूरा करप्टेड था। तो इस प्रकार से पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि उनमें आपस में ही साम्राज्य की तरफ कोई भी ध्यान ना देकर क्या हो रहा था मेन, कि सभी के सभी कैप्चर करना चाह रहे थे, वहां पर किंग कह सकते हैं कि बनने की कोशिश में की जा रही थी। तो वहां पर कहीं ना कहीं वो पतन की तरफ ही जाएगा, क्योंकि उस टाइम पीरियड के दौरान इस एम्पायर को लीड करने के लिए आगे कोई नहीं आ रहा था, बल्कि क्या कर रहे थे, सभी उसके अंदर पावर में आने के लिए कोशिश कर रहे थे। साथ में करप्शन फैला हुआ था सभी लोगों में। थर्ड देखते हैं इसमें, अथॉरिटी ऑफ रोमन एम्परर्स डिक्लाइन विद द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब एक और चीज है, कहीं ना कहीं क्रिश्चियन जो रिलीजन था, ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार था, वो भी रोमन साम्राज्य के कह सकते हैं कि उसके डिक्लाइन का कारण बना था। अब उसके बाद देखते हैं कि अथॉरिटी ऑफ रोमन एम्परर्स,
जो अथॉरिटी थी रोमन एम्परर्स की, रोमन साम्राज्य के जो कह सकते हैं कि सम्राट थे, उनकी जो अथॉरिटी, उनकी जो पावर थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई थी। किस रीजन के कारण? क्रिश्चियनिटी रिलीजन के आने के कारण। क्या हुआ, लोगों ने क्या किया कि सबसे मेन कह सकते हैं कि सर्वेसर्वा किसको मानना शुरू कर दिया था, जो पोप उस टाइम पे था उसको। जब क्रिश्चियन धर्म का ज्यादा स्प्रेड हुआ, ज्यादा फैला ये धर्म, तो उन्होंने पोप को मानना शुरू कर दिया और जो वहां का एम्परर था उसकी जो पावर थी, उसकी जो अथॉरिटी थी वो साम्राज्य में बिल्कुल ही कम होती चली गई थी। तो कहीं ना कहीं रीजन माना जाता है क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार को भी किस चीज का रीजन माना जाता है? रोमन साम्राज्य के डिक्लाइन का। अब आगे इसमें हम देखेंगे पावर ऑफ रोमन एम्पायर ऑल्सो रिड्यूस विद द इन्वेंशन ऑफ जर्मेनिक ट्राइब्स ऑफ गोथ्स, वांडास एंड लोम्बार्ड्स एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्या हैं जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें, ये पावर्स हैं रोमन एम्पायर की, रिड्यूस विद द इन्वेंशन ऑफ, यानी कि जब लोगों के अंदर ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, उन्हें नई नई इन्वेंशन के बारे में पता चला, नई नई खोजों के बारे में पता चला, तो उन लोगों ने क्या किया कि, और साथ में जो नई नई ट्राइब्स थी वो जब सामने आने लगी, तो कहीं ना कहीं ये चीज कह सकते हैं कि सभी अपने अपने एरियाज में पावर को कैप्चर करने में लग गए। और रोमन एम्पायर कह सकते हैं कि उसके बाद डिवाइड होता चला गया अलग अलग राज्यों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में। जिस भी ट्राइब्स को जो भी जहां पर जिस एरियाज में पावर मिली, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहीं पर पावर अपनी बनाने शुरू कर दी, अपनी अथॉरिटी बना ली, पॉलिटिकल पावर स्टेब्लिश करनी शुरू कर दी। तो एक मेन रीजन ये भी है क्योंकि पहले ही हम चैप्टर में रीड कर चुके हैं कि जो रोमन एम्पायर था वो बहुत वास्ट एम्पायर था, बहुत विशाल साम्राज्य था जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ था। तो ये पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे सम्राट के लिए कि वो इतने बड़े भाग को पूरे एक पॉलिटिकल पावर के अंडर में रख सके। तो इसके बाद हम मान सकते हैं कि एक ये भी रीजन था कि अलग अलग एरियाज में जब ट्राइब्स ने आना शुरू किया, अलग अलग कबीले वहां पर उदय होने लगे, अलग अलग एरियाज में उनकी पॉलिटिकल पावर स्टेब्लिश होने लगी, तो वो जो एरियाज थे, वो जो पावर्स थी, एम्परर के हाथ से निकलकर ट्राइब्स के हाथों में जानी शुरू हो गई थी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो रोमन एम्पायर था उसके डिक्लाइन के कारण थे, एक तो इसका प्रचार प्रसार इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा वास्ट था, लेकिन धीरे धीरे कह सकते हैं कि कोई ना कोई रीजन ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं जिसके कारण जो पावर्स होती हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। और यही रोमन एम्पायर के साथ हो रहा है यहाँ पर कि सबसे फर्स्ट हमने देखा इसमें इंपेरियलिज्म को सबसे मेन माना जाता है। साम्राज्यवाद की जो भावना जब लोगों के अंदर आनी शुरू हो गई, साम्राज्यवाद क्या होता है कि जब आप किसी देश के ऊपर कब्जा करके उसके रिसोर्सेज को यूज करने की प्रोसीजर अपनाते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि जो इंपेरियलिज्म था वो भी कहीं ना कहीं कारण है। रोमन एम्पायर के साथ में पॉलिटिकल जो पावर्स थी वो डिवाइड होनी शुरू हो गई थी। साथ में हम कह सकते हैं कि करप्शन लोगों में बहुत ज्यादा फैल गया था। उसके बाद रोमन एम्परर जो थे उनमें क्रिश्चियनिटी के कारण जो उनकी अथॉरिटी थी वो लगभग खत्म होती जा रही थी। और लास्ट में हम देखते हैं कि अलग अलग जो ट्राइब्स थी वो काम करने लगी थी, अपने अपने एरियाज में, अपने अंडर में उन्होंने लेना शुरू कर दिया था रोमन एम्पायर के उन एरियाज को जहां पर उनकी पावर थी। तो ये आज हमने डिस्कस किए हमारी जो PT1 का सिलेबस है उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर से। एंथ्रोपोलॉजी मैंने आपको बताया था कि एवोल्यूशन है ह्यूमन बायोलॉजी का, साथ में स्टडीज है ह्यूमन कल्चर की। उसके बाद हमने डिस्कस किया था होमो और ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। साथ में मेसोपोटामिया के पीपल जो डिवाइड क्या हुआ था, उन्होंने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग किस प्रकार से उन्होंने अपने समय को डिवाइड किया हुआ था। और साथ में लास्ट में हमने क्वेश्चंस देखा कि डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर के कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड था उसकी पतन का, उसकी सभ्यता के अंत होने का, साम्राज्य के खत्म होने का, उसके क्या क्या रीजन थे, उसके क्या क्या कारण थे कि जो रोमन एम्पायर था वो लगभग समाप्ति की तरफ जा रहा था। तो कह सकते हैं इतना वास्ट एम्पायर है तो एकदम से खत्म नहीं हो सकता है, उसके अलग अलग पार्ट होते जाएंगे, उसके कहीं ना कहीं उसमें डिवाइड होता जाएगा जब वो, तो धीरे धीरे उसकी जो वो पावर थी पहले जब वो यूनिटी के रूप में काम कर रहा था वो लगभग खत्म होती जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया चैप्टर 1, 2 एंड 3 से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तीनों ही चैप्टर्स को बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए और इनके क्वेश्चन आंसर को लर्न कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।